नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खबर गोपालगंज से, जहां अपहरण मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में अब लव जिहाद का एक नया एंगल निकलकर सामने आ रहा है। अपहरित छात्रा के परिजनों ने ये आरोप लगाया है कि लव जिहाद में अपहरण किया गया। मोनू आलम नाम के एक युवक पर अपहरण का आरोप लगा है। नगर थाना में इसकी प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोपालगंज अपहरण मामले का एक बड़ा अपडेट, जहां पर लव जिहाद का जो एंगल है वो निकलकर सामने आया है। लव जिहाद में अपहरण करने का परिजनों ने आरोप लगाया है। मोनू आलम नाम के एक युवक पर अपहरण का आरोप लगा है। नगर थाना में इसे लेकर प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। सवेरे 8 बजे घर से निकल, अभी सिमी नाम है, आई कल सेंटर पर पहुँच लेने की बीचे से करने कर ले बा। कौन किया है किडनैप? तो एक लड़का के नाम है मोनू मोनू आलम। मोनू आलम, मेरा बाप जयनाल आलम है। तो अभी तक वो नहीं मिली? ना, अभी तक नहीं मिली। थाना में हम FIR कराए परसों में, वही थाना से कहना ये कार्रवाई नहीं हुई, आज ले अभी कोई खबर नहीं मिला। और आइए अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में कब कब और क्या क्या हुआ। देखिए, सबसे पहले तो गोपालगंज में जो मैट्रिक की परीक्षा देने 3 छात्राएं निकली थी, उनका अपहरण हुआ। उसके बाद इन तीनों का अलग अलग FIR दर्ज कराया गया और उसके बाद जिन 2 युवकों पर इस पूरे मामले को लेकर आरोप लगा है, उन 2 युवकों पर अपहरण का जो आरोप लगा है, उसमें इन दोनों युवकों के मोबाइल का जो लोकेशन है वो पुलिस के सामने आ चुका है, जिसमें से एक युवक जो है वो पटना का बताया जा रहा है और वहीं दूसरे का जो मोबाइल लोकेशन है वो यूपी के कुशीनगर का बताया जा रहा है। और अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आया है। अब इस पूरे मामले में लव जिहाद का एक नया एंगल निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें पुलिस लगातार तफ्तीश में जुटी हुई है। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 लगातार इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। सवाल उठता है कि अब तक पुलिस के हाथ खाली क्यों है, क्योंकि इस मामले को 24 घंटे बीत चुके हैं और पुलिस की ओर से किसी की भी गिरफ्तारी यहां पर नहीं की गई है। सवाल ये भी कि क्या बदमाशों में कानून का डर खत्म हो रहा है, और सवाल ये कि अगर कुछ अनहोनी हो जाती है तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। तो ये तमाम सवाल न्यूज़ 18 लगातार इस पूरे मामले को लेकर खड़े कर रहा है। और गोपालगंज से हमारे सहयोगी गोविंद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद, देखिए, अब इस पूरे मामले में लव जिहाद का एक नया एंगल निकलकर सामने आ रहा है और मोनू आलम नाम के एक युवक पर परिजन जो है वो आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास और पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? देखिए, अगर पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो अब तक उस आरोपी युवक की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है और पुलिस उस आरोपी युवक के घर भी नहीं पहुंची है जांच पड़ताल के लिए। पुलिस की शिथिलता की वजह से जो अपहृत लड़की है उसे उसकी अब तक बरामदगी नहीं हो पाई है। और इस पूरे मामले में गोपालगंज के जो SP है आनंद कुमार, उनके द्वारा कहा गया कि 12 बजे जानकारी दी जाएगी कि पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की है या फिर किस स्तर की कार्रवाई की जा रही है। एक दूसरी बिंदु पर दूसरी मामला इसमें आया है कि जो लड़की जिस पर आरोप है, जिस युवक पर किडनैपिंग का, उसका लोकेशन अब दिल्ली में मिला है। तो बड़ी सवाल ये है कि कभी कुशीनगर और फिर पटना, उसके बाद अब दिल्ली में लोकेशन मिल रहा है। तो पुलिस आखिरकार पिछले 24 घंटे में क्या कुछ कार्रवाई की है, इस पूरे मामले में भी पुलिस अधिकारी भी कुछ बताने से इनकार कर रहे हैं, परहेज कर रहे हैं। लेकिन हमारी बात इस मामले में गोपालगंज के जो SP हैं आनंद कुमार, उनसे हुई है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में 12 बजे जानकारी देंगे कि पुलिस के द्वारा अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है। ये मामला सिर्फ एक लड़कियों का नहीं है, बल्कि मैट्रिक की 3 छात्राओं के अपहरण से जुड़ा हुआ है। इस मामले में एक जो लड़की है उस पर लव जिहाद से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है, बल्कि इसके अलावा जो 2 अन्य लड़कियां हैं उनके परिवार वालों के द्वारा भी अभी कुछ बताया नहीं गया है। हालांकि इस तीनों मामले में नगर थाने में अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। गोविंद, देखिए, जिस मोनू आलम की बात सामने आ रही है, क्या उस मोनू आलम के किसी परिजन का पता चल पाया है पुलिस को, या फिर कुछ भी खोजबीन में उनके घर का पता चल पाया है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं? मोनू आलम की जो बात बताई जा रही है वो नगर थाना क्षेत्र के गोपालगंज रेलवे स्टेशन है, वहां का रहने वाला है।
कल इस मामले में जो अपहृत लड़की है उसके परिजन उसके घर पहुंचे थे, तो उसके परिवार वालों ने इस तरह की किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार कर दिया और ये बताया कि मोनू आलम जो है वो काफी बिगड़ा हुआ लड़का है। पिछले कई दिनों से वो घर भी नहीं आ रहा था और जब अपहरण की बात सामने आई तो उसने मोबाइल को भी स्विच ऑफ कर लिया, मोनू आलम जिसका नाम सामने आया है। इसके अलावा जो पुलिस की बात करें तो अब तक पुलिस उस आरोपी के घर भी नहीं पहुंच पाई है ताकि स्पष्ट हो सके कि मोनू आलम आखिरकार उस लड़की को लेकर कहां पर छिपा हुआ है। इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे जहां पर गोपालगंज अपहरण केस में एक नया मोड़ सामने आया है और पुलिस लगातार इस खबर पर नजर बनाई हुई है और लगातार तफ्तीश में जुटी हुई है। और पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर 300 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया गया है। ये शराब यूपी से बिहार लाई जा रही थी और आपको बताते चले कि जय हनुमान ट्रेवल्स की बस से शराब जब्त की गई है। 3 लोगों की यहां पर गिरफ्तारी हुई है। गर्दनीबाग पुलिस ने NH-30 पर यह कार्रवाई की। जब्त शराब की कीमत करीब 14 लाख रुपए बताई जा रही है। तो ये पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर 300 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई है। जय हनुमान ट्रेवल्स की बस से शराब की बरामदगी की गई है। यूपी से ये शराब बिहार लाई जा रही थी और इसी दौरान पुलिस ने ये कार्रवाई की है। 3 लोगों को यहां पर पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया है। गर्दनीबाग पुलिस ने NH-30 पर यह कार्रवाई की। जब्त शराब की कीमत करीब 14 लाख रुपए बताई जा रही है। अमूमन यह देखा गया है कि पंजाब और दूसरे राज्यों से बिहार में जो शराब की तस्करी की जाती है उसमें ट्रकों को खास तौर पर उपयोग में लाया जाता है, लेकिन अब यात्रियों से भरी हुई जो बसें होती हैं उनको भी शराब की तस्करी में लगा दिया गया है। पटना पुलिस ने इसका खुलासा किया है और यही वो बस है जो हमारे पीछे खड़ी है। ये बस, इसमें शराब तस्करी कर बिहार लाई गई थी और नेशनल हाईवे 30 पर पुलिस को गुप्त सूचना मिली और उसके बाद पुलिस ने जब इस बस को सर्च किया, यह बस लॉक था उस वक्त, और जब सर्च किया तो इसमें शराब की सैकड़ों पेटियां बरामद की गई। जो शराब की पेटियां हैं इनका मूल्य 13 से 14 लाख रुपए बताया जा रहा है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो बस के स्टाफ बताए जा रहे हैं और पुलिस उनसे पूछताछ में लगी है। और वाकई में ये हैरान कर देने वाला वाकया। अमूमन ये देखा गया है कि बस में यात्री आते तो साथ साथ शराब लाई जाती है, लेकिन यह शायद पहली बस है जिसमें इस तरीके से जो शराब की पेटियां हैं वो बरामद की गई हैं। और फिलहाल देखिए यहाँ पर तहखाने जो बनाए गए जिसमें लगेज वगैरह रखा जाता है, ये सामान रखने की जगह है। और अगर कैमरा पर्सन दिखा पाए तो इसके अंदर देखिए कितनी आसानी से शराब की पेटियों को भी खपाया जा सकता था और शायद पुलिस को ये लगे कि इसमें सामान है, जो लगेज है वो रखा हुआ है। इसके अंदर जो बस के अंदर यात्री सीट है वहां पर भी शराब रखी हुई थी। बहरहाल ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और पुलिस इस बात का पता लगा रही थी, लगाने में जुटी हुई है कि किस तरीके से पंजाब से यूपी और यूपी से फिर पटना यह शराब की पेटियां पहुंची थी। होली का वक्त है और होली में ही शराब की इन पेटियों को खपाना था जो शराब बरामद की गई है। और देखना होगा जो ये पूरा नेटवर्क है, जो इस बस से जुड़े हुए लोग हैं, सारे लोग कब तक पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। पुलिस के लिए भी यह एक बड़ी चुनौती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए बगहा के रामनगर में पुलिस ने करीब 500 लीटर अर्ध निर्मित शराब को यहां पर नष्ट किया है। आपको बताते चले कि झाड़ियों में मिट्टी के अंदर ये शराब को छुपा कर रखा गया था और आपको ये भी बता दें कि यहां पर जो कारोबारी हैं वो भागने में सफल रहे हैं और लगातार पुलिस कारोबारियों की तलाश में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बगहा से, जहां पर रामनगर में पुलिस ने छापेमारी कर करीब 500 लीटर अर्ध निर्मित शराब नष्ट कर दिया है। गोवर्धना थाना पुलिस ने झंगुआहा टोला में अभियान चलाकर आसपास के इलाकों में छापेमारी के दौरान झाड़ियों में मिट्टी के अंदर रखे अर्ध निर्मित शराब को नष्ट कर कारोबारियों की पहचान शुरू कर दी है। इस कार्रवाई से कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं बगहा से, जहां पर भारी मात्रा में शराब को नष्ट किया गया। रामनगर में पुलिस की कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप मच गया है। तस्वीरें देखिए जहां पर करीब 500 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया गया और हालांकि यहां पर जो शराब कारोबारी हैं वो भागने में सफल रहे और रामनगर में पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई शराब तस्करों के खिलाफ।
और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं यूक्रेन, वहां पर फंसे एक गोपालगंज के माफ कीजिएगा लखीसराय के छात्र मनीष हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनीष, सबसे पहले आप ये बताइए कि वहां की स्थिति क्या कुछ है और क्या कुछ आपको परेशानियां वहां पर झेलनी पड़ रही है? जी मैम, ऐसा है यहाँ पर अभी थोड़ा सिचुएशन अनसर्टेनिटी में है, कुछ निश्चित नहीं है। अभी जैसे सायरन की आवाज़ आ रही थी, अभी 8 बजे फिर यहाँ के टाइमिंग के अनुसार हमें शेल्टर में जाना होता है। कल इधर मतलब बॉम्ब गिरने की भी आवाज़ आई थी, और आवाज़ क्या आई थी इधर हुई भी थी विनिशा में। आर्म डिपो को इन लोगों ने रशियन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, रशियन आर्मी ने। मनीष ये बताइए कि वहाँ जी बताइए। यहाँ की कंडीशन कल बहुत खराब थी। कल लोगों में भगदड़ था, लोग लाइन में खड़े थे, इधर उधर एटीएम से पैसे में बड़े बड़े लाइन थे, गाड़ियों की बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। अभी भी लोग थोड़े थोड़े निकल रहे हैं अपने अपने गाड़ियों से वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ। जी मनीष, ये बताइए कि आपके संपर्क में वहां पर भारत के कितने छात्र वहां पर आपके साथ फंसे हुए हैं? यहाँ लगभग 1000 से 1200, क्योंकि हॉस्टल मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ, हॉस्टल पास में ही है, तो लगभग 1000 से 1200 है। आज भी उनको सुबह 4:30 बजे से अभी सायरन बजती है तो हमें शेल्टर में जाना पड़ता है, तो बगल में यूनिवर्सिटी तो हम शेल्टर में चले जाते हैं। जी, क्या इंडियन एम्बेसी की ओर से आप लोगों से कोई संपर्क साधा गया है अभी तक? जी मैम, आपकी आवाज नहीं आई। मनीष, मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या भारतीय दूतावास से आप लोगों से कोई संपर्क साधने की कोशिश की गई है? हाँ, ये जो यहाँ के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है उनके द्वारा एक फॉर्म वगैरह भराया जा रहा है अभी, ऐसे ऑनलाइन कि कितने लोग हैं यहाँ पर, कितने हैं और कितने को एवोक्यूएट करना पड़ सकता। और उन्होंने कहा, एम्बेसी वालों ने, फेसबुक और ट्विटर के जो भी माध्यम है उनकी एडवाइजरी को देखते रहें। मनीष, क्या इंडियन एम्बेसी की ओर से कुछ ऐसी भी जानकारियां निकलकर सामने आई हैं कि उन्होंने ये आदेश दिया है कि 10 से 15 दिन का आप खाना जमा कर लें? क्या आप लोगों को भी ऐसा कुछ आदेश मिला है? नहीं, मतलब ऐसा आया है लोकल, मतलब जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है यूनिवर्सिटी की, उन्होंने बोला कि 10 से 15 दिन। कल मैं बताया कि ऐसे ही भगदड़ था, कल कैश निकालने के लिए, पानी जमा करने के लिए और खाने वाने का स्टॉक कम से कम मिनिमम 7 दिन से 10 दिन तक का कर लेने का ऐसा ऑर्डर आया है, लोकली आया है, एम्बेसी की तरफ से नहीं है। अच्छा, और आपके जो परिजन हैं उनसे आपकी बातचीत डेली बेसिस पे हो रही है? जी मैम, हो रही है। सुबह हुई थी अभी, तो वो बस यही जानना चाहते सब कुछ ठीक है, तो ठीक है। अभी कल थोड़ा था पैनिक था, आज भी अभी सुबह 4:30 बजे थोड़ा पैनिक था, मतलब जेट्स देखे गए थे हवा में, फिर ऐसा कुछ नहीं, अभी नॉर्मल। जी मनीष, वहाँ पर और क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? जहाँ पर आप मौजूद है वहाँ पर और किस तरीके की स्थिति आप देख पा रहे हैं? यहाँ पर ऐसा है कि लोग वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, अपने अपने गाड़ियों से जा रहे हैं लोग, मतलब छोड़ रहे हैं। मैं अभी भी देख रहा था तो अपने बालकनी से, तो लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ियों में, अपने सामान भर के यहाँ से खाली कर रहे हैं। और यहाँ पूरा सुनसान पड़ा हुआ, कुछ भी नहीं। कल के बाद तो दुकानें बंद हो गई, सारे चीज बंद हो गए यहाँ पर। चलिए मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आप लोग अपने वतन वापस लौट आएं और आपके जो परिजन हैं वो भी राहत की सांस ले पाएं। और बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां पर आर्थिक अपराध इकाई का छापा पड़ा है। बेटा के जो सीईओ हैं उनके घर पर छापेमारी की गई है। आपको बताते चले कि भोजपुर और पटना में विजय कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बालू माफिया से 60 गांठ का भी यहां पर उन पर आरोप लगा है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। बेटा के तत्कालीन सीईओ के ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी है। भोजपुर और पटना में विजय कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का उन पर आरोप लगा है और साथ ही बालू माफिया से 60 गांठ कर अवैध कमाई का भी आरोप लगाया गया है।
वही देखिए, खगड़िया के बखरी बस स्टैंड के पास हुए बम विस्फोट की जो जांच है वो अब तेज कर दी गई है और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की संजीदगी भी साफ तौर पर नजर आ रही है। आपको बताते चले कि कल ही यहां पर एक बस स्टैंड के पास बम विस्फोट हुआ था। पुलिस घटना से जुड़े हर पहलू की जांच लगातार कर रही है और घटना से जुड़े आरोपियों की तलाश भी लगातार की जा रही है। वहीं बम विस्फोट में घायल लोगों का भागलपुर मेडिकल अस्पताल में इलाज जारी है। एसपी के मुताबिक पुलिस विस्फोट की जांच कर रही है और गुरुवार को बस स्टैंड के पास स्थित झुग्गी में बम विस्फोट की वजह से कूड़ा उठाने वाले युवक सहित 12 लोग जख्मी हो गए थे। इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। कहाँ पर पाया था? गड्ढा में। कौन गड्ढा? भोकना में। भोकना गड्ढा में? हाँ। क्या चीज में बंधा था? कार्टून में। कार्टून में रखा हुआ था। कितना बम था? 20-25 गो। तो क्या चीज में तुमको पता चल गया था कि बम था? हाँ। खोले हम। तुम खोला? कार्टून से कोई खोलने पर पता चला कि बम है? हाँ। और देखिए, जिस तरीके से रसिया और यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ है उसे लेकर जो तमाम भारतीय छात्र जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनके परिजन अब बेहद परेशानी में हैं। आपको बताते चले कि जहानाबाद के प्रोफेसर कॉलोनी का जो एक छात्र है वो भी यूक्रेन में फंसा हुआ है। आपको बताते चले कि अमरेंद्र कुमार जो हैं उनके जो बेटे हैं अंशुमन यूक्रेन में मेडिकल फाइनल ईयर में है। वहां भारतीयों को हॉस्टल से बाहर निकलने की मनाही है। फिलहाल फ्लाइट की भी कोई व्यवस्था नहीं है और वे दूतावास से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। देखिए संवाददाता राजीव रंजन विमल की इस रिपोर्ट को। महीनों तक अमेरिका और रूस के बीच तनातनी और क्षेत्र था यूक्रेन। यूक्रेन में फंसे लोग परेशान हैं क्योंकि कीव एयरपोर्ट पर रसिया के सैनिकों ने गुरुवार को कब्जा कर लिया है। कई छात्र बिहार से भी हैं जो यूक्रेन में मेडिकल और दूसरे पढ़ाई के लिए गए थे। वैसे ही छात्रों में एक अंशुमान है जो जहानाबाद का प्रोफेसर कॉलोनी का रहने वाला है। आज हम पहुंचे हैं जहानाबाद में प्रोफेसर कॉलोनी स्थित अंशुमान के घर और यहाँ उनके परिजन बैठे हैं। चिंताएं हैं, चिंता की लकीरें हैं। क्या है, कैसे है, क्या सोचते हैं, इस पर बात करते हैं हम। जी, आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम अमरेंद्र कुमार है। अच्छा अमरेंद्र जी, अंशुमन से कब बात हुई थी आपकी? कल रात में 9 बजे के आसपास में बात हुआ है। अच्छा। वो क्यू पर सायरन बजने लगा था। अच्छा। और वो बंकर में जा रहा था। अच्छा। उसके पहले बात हुई थी। अच्छा, फिर आने वाने के लिए कुछ क्या बताया? क्या आने की तो स्थिति है, जो बात हुई है एम्बेसी से और उन लोगों से बात हुई है कि अभी तो उन लोगों को 1-2 दिन में जब बम गिरना बंद हो जाएगा, मिसाइल वगैरह बंद होगा, तो भारत सरकार किसी तरह व्यवस्था करने जा रहा है कि बाहर ले जाए और पोलैंड चाहे और भी अदर कंट्री से, हंगरी से, उस जगह पर से फिर इन लोगों को लाया जाए। बोला कि अभी सायरन बजा है, हम लोग को बोला गया है कि बंकर में चले जाइए और हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं। हम भी उम्मीद करते हैं कि अंशुमान को जल्द ही घर वापसी का मौका मिले और भारत सरकार की कोशिशों से वो अपने घर जहानाबाद लौट आए। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18 जहानाबाद। वही देखिए, यूक्रेन में गोपालगंज के भी कई मेडिकल के छात्र फंसे हुए हैं और इससे लेकर जो सांसद हैं उन्होंने मेडिकल छात्रों से वीडियो कॉल के जरिए बात की। आपको बताते चले कि डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जो कि सांसद हैं उन्होंने छात्रों से वीडियो कॉलिंग के जरिए बात की और छात्रों को ये आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उन्हें यहाँ से भारत वापस लौटाया जाएगा और साथ ही छात्रों को धैर्य बरतने की भी यहाँ पर अपील की है उनसे। यूक्रेन में बच्चे फंसे हुए हैं, करीब 12 का तो अभी तक पता चल पाया है, 12 का डिटेल मिला है और भी बच्चे लोगों को मैं खुद बात किया। बच्चे सब बताए कि हम लोग यहाँ दहशत में हैं। गोपालगंज के जितने छात्र हैं उन लोगों के लिए मैं यहाँ से प्रयास कर रहा हूँ, जो भी उसकी सरकारी प्रक्रिया उस प्रक्रिया में लगा हुआ हूँ। और देखिए, बिहार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने भी यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय छात्रों को सकुशल वापस लाने की बात की है और उन्होंने ये भी कहा है कि सभी छात्रों को धैर्य बरतने की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील की है कि जल्द से जल्द ये कार्रवाई की जाए और जितने भी छात्र वहाँ पर फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए।
सूचना नहीं है, लेकिन यूक्रेन में जितने लोग फंसे हुए हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उनकी चिंता कर रहे हैं और सभी को भारतीय दूतावास बुला लिया गया है और बगल में उनके रहने की सुरक्षित व्यवस्था कर दी गई है। हम समझते हैं कि भारत के नागरिक यूक्रेन में सुरक्षित है और उसकी पूरी जिम्मेदारी के साथ उनको वहाँ सुरक्षित रखा गया है। जो ही वातावरण बनेगा हम उनको एयरलिफ्ट करके यहाँ लाएंगे। और देखिए, मुजफ्फरपुर का जो उज्जवल एक छात्र है वो भी यूक्रेन में इस वक्त फंसा हुआ है। उज्जवल वहां पर मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे और वहां पर वो अभी फंसे हुए हैं और लगातार जो भारत सरकार है उससे मदद की गुहार लगा रहे हैं। मेरा नाम उज्जवल कुमार है और मैं मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूं। मैं पिछले 5 साल से ओडिशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हूं और जैसा कि आप लोग न्यूज़ में देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं अभी क्या स्थिति है। और देखिए, हम लोग एक्सपेक्ट तो नहीं किए थे कि ऐसा होगा, लेकिन आज सुबह 5 बजे के आसपास रशिया के कुछ फाइटर जेट्स आए और ओडिशा शहर के नेवल बेस को उड़ा दिए। उसके बाद भी 1-2 बम गिराए जो कि नेवल बेस के पास ही था। तो पैनिक का माहौल जारी है और हम लोग हौसला बुलंद ही रखे हैं। अब क्या करें, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। हमारा बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है कि नीतीश कुमार जी, कृपया करके आप भी कुछ कीजिए और भारत सरकार आप भी कुछ कीजिए और हम लोगों को जल्द से जल्द इस जगह से निकालिए। धन्यवाद। वहीं नवादा जिले में मौसम का जो मिजाज है वो सुबह से ही बदला बदला नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है जिसकी वजह से जो ठंड है वो बढ़ गई है और इसके साथ ही जो घना कोहरा है वो भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से जो कोहरा है वो घना होता जा रहा है और लोगों को यहाँ पर यातायात में काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। नवादा की ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है जिसकी वजह से घना कोहरा इलाके में छाया हुआ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।